सभी का हमारे चैनल में वेलकम। जैसा कि हमने पिछले दिनों वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि वेक्टर क्या है, ठीक है, और वेक्टर के बारे में हमने सीखा था यानी सदिश। इस पे हमने शायद वेक्टरों को जोड़ना बताया था, कैसे जोड़ते जाते हैं, और इससे हमने परिमाण इसका हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें हमने दो विधियां आपको शायद बताई थी। इसमें हमने एक त्रिभुज विधि आपको बताई थी और एक समांतर चतुर्भुज विधि बताई थी। उस पर परिमाण हमने निकाला था, इसमें फार्मूला ड्राइव किया था हमने एक। आज हम बताएंगे कि वेक्टर कैसे घटाते हैं। कि हमें वेक्टरों को घटाना होगा तो कैसे हम वेक्टरों को घटाएंगे, ठीक, उस पर हम बात करते हैं। वेक्टरों को घटाना बहुत ही सिंपल है। जैसे हम यहाँ पर मान लें कि हमारे पास दो वेक्टर दिए रखे हैं, यानी एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, ठीक है। तो ए में से यदि एक दूसरे से बी को हमें घटाना है तो हम कैसे घटाएंगे। तो जैसे हमारे पास दो वेक्टर हमने मान लिया, एक वेक्टर हमारे पास ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है। ये वेक्टर क्या है, ए है, और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, ठीक है। तो हम ए प्लस करेंगे और घटाएंगे इसमें से माइनस बी वेक्टर। तो इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे ए माइनस बी, तो प्लस माइनस बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी जो बराबर होगा हमारे पास किसको होगा, ए प्लस माइनस बी के। अब देखिए अब इस विधि को घटाने की हम दो विधि ले सकते हैं। जैसे हमने वेक्टर ए ले लिया और दूसरा वेक्टर क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। अब हम इसके विपरीत वेक्टर लेंगे। जैसे हमने एक वेक्टर ए ले लिया और थीटा कोण बनाते हुए यहां से वेक्टर बी लिया। यही तो हमने करा था, यही हमने तुम्हें तरीका भी यही बताया था कि दो वेक्टर है। लेकिन इसमें हम करेंगे क्या, जो इधर डायरेक्शन होगा तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और इसी की डायरेक्शन को हम पलट दें, उल्टा कर दें। तो ये हमारे पास वेक्टर ए है और डॉट डॉट इसी को हम ऐसे करके ले आए। अब ये जो वेक्टर लिखेंगे इसको माइनस बी, इसकी डायरेक्शन बदलते ही यह वेक्टर जो प्लस बी था वो यह वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा। अब इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे ए माइनस बी। यही इसकी क्या कहलाएगी, जोड़ने की विधि कहलाएगी, पहली विधि। दूसरा ये भी कर सकते हैं क्या, कि वेक्टर हमने ए खींच लिया, वेक्टर ए खींचा और इसी के विपरीत हमने वेक्टर बी खींचा, तो ये भी बी माइनस में नीचे की तरफ, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसका विपरीत, और इसको हम मिला देंगे तो ये हमारे पास आर मिलेगा और ये आर मिलेगा, ए वेक्टर माइनस बी। ये इनकी घटाने की क्या है, विधियां। इतनी बात क्लियर हुई होगी आप। इसी तरह जो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर आगे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो सदिशों को घटाना जो है ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्यों, ये आपने देखा a माइनस बी को हम b माइनस ए नहीं लिख सकते। b माइनस ए
बराबर बी माइनस ए नहीं लिख सकते। यानी जो आपका सदिशों का घटाना है ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम का पालन कौन करता है ये हमने बताया, तो सदिशों को जोड़ते हैं तो क्रम विनिमय नियम के पालन होता है, ठीक है। और सदिशों का घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब कहोगे सर ये तो फिर कौन से नियम का पालन करता है, तो ये आपका सहचार्य नियम का पालन भी नहीं करता है, ठीक है। ये करेगा तो गुणनफल के नियम का पालन करेगा। क्रम विनिमय, पहली नोट करने वाली बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहां से सवाल 100% आपका बनता है कि दो सदिश, ठीक, दो सदिश, ये कह सकते हैं सदिशों का घटाना, ज्यादा बेहतर रहेगा ऐसे करके लिखें, सदिशों का घटाना, सदिशों का घटाना या सदिशों का घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। सदिशों का घटाना क्रम विनिमय, किसका? क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। पहली बात, जो सदिशों को घटाने का क्रम है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा, सदिशों का घटाना, सदिशों का घटाना, ठीक है, सहचार्य नियम का भी पालन नहीं करता है। यानी ये सदिशों का घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता और सदिशों का घटाना सहचार्य नियम का भी पालन नहीं करता। इन दो बातों को आपको बारीकी से देखना है, ना तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और ना ही ये सहचार्य नियम का पालन करता है। इसका मतलब यहां पर ये कह सकते हैं कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू होगा b माइनस ए। वेक्टर a माइनस बी नॉट इक्वल टू होगा b माइनस ए के। और ऐसे देखो इन क्रम सहचार्य नियम का मतलब होता है a में से तीन वेक्टर हमारे पास a b c दे रखे हों तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी माइनस सी, ये होगा। तो ये भी किसके बराबर नहीं होगा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल टू a माइनस बी और माइनस सी। ये भी क्या करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है। यदि इसको हम a वेक्टर a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, हमारे पास तीन वेक्टर दे रखे हो तो इस ये क्रम विनिमय ऐसे कर देता है, ठीक है। तो इसके भी पालन नहीं करेगा। अभी हम इसके गुणधर्म भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम इसकी बात पहले कर लेते हैं। यदि आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि बताओ सदिशों को घटाने में कौन से नियम का पालन नहीं होता है, क्रम विनिमय नियम का, सहचार्य नियम का, ए और बी दोनों में, या इसमें से कोई नहीं, ठीक। सवाल ऐसे भी मिल सकता है कि सदिशों का घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन
या ऐसे मिल जाएगा क्रम विनिमय नियम का पालन किन सदिशों में नहीं होता है। सदिशों के जोड़ना, सदिशों को घटाना, सदिशों को जोड़ना और घटाना, या इनमें से कोई नहीं। यानी सवाल को कैसे भी पूछा जाए, आपका उत्तर एक ही होगा कि हमें जो सदिशों का घटाना है इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, इसी में सहचार्य नियम का पालन नहीं होता। आगे हम बात करेंगे सदिशों का वियोजन कैसे किया जाता है। सदिशों के वियोजन पे, सदिशों के वियोजन पे हम बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुई? ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सदिशों का वियोजन। तो वियोजन है क्या, वियोजन को कैसे करते हैं, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, सदिशों का जो वियोजन है वो सदिशों के योग की विपरीत क्रिया है। बात समझ में आई? जो सदिशों का वियोजन है, यहां पर हम बात करें सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन, वियोजन, सदिशों का वियोजन। ठीक है, सदिशों का वियोजन, यानी इसको इंग्लिश में लिखें तो RESOL, ठीक है, LUT, ठीक है, UTION, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये इसकी इंग्लिश फॉर्म है। सदिशों का वियोजन की बात करें, ठीक है, देखो सदिशों का जो वियोजन है, पहली बात इसमें सदिशों के वियोजन में ये है कि जो सदिशों का वियोजन है ये सदिशों के योग की विपरीत क्रिया है, ये सदिशों के योग की विपरीत क्रिया है। ठीक है, जिसमें किसी भी सदिशों को दो या दो से अधिक सदिशों का योग रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक, ये सदिश जो दिए गए सदिशों के क्या होते हैं, घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घटक कहलाते हैं। ठीक है, यानी हम कहेंगे जो सदिशों का वियोजन है वो सदिशों के योग की विपरीत क्रिया है। यानी सदिशों का वियोजन, सदिशों के योग की, सदिशों के योग की विपरीत क्रिया है, विपरीत क्रिया है, यानी विपरीत क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें हम करते क्या है, किसी भी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों के योग को व्यक्त करेंगे तो वे घटक कंपोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट। जैसे मान लिया हमारे पास दो सदिश है ए और बी, और वो समांतर संलग्न भुजाओं के योग को निरूपित करते हो, मान लिया, तो इनका समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो निर्भर किस पर करेगा? परिणामी एक मिलेगा, हमें एक परिणामी वेक्टर भी मिलेगा। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, योग के बराबर हो जाएगा। जैसे इस दो समांतर सदिश हमारे पास है, तो ये इनका मानी कोई समांतर चतुर्भुज, इनका परिणामी हमें आर मिले, तो जो आर होगा वो 1 + b के होगा। ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये तो हमने आपको पहले भी ये बात बताई है। ठीक है, कि दो वेक्टर यदि आपस में जोड़ेंगे या घटेंगे तो तीसरा वेक्टर हमें मिलेगा और वो भी परिणामी वेक्टर हमें प्राप्त होगा। ये हमने आपको बताई है बात पहले। यदि वे दिशाएं जिनमें सदिश का वियोजन करना है निर्धारित ना हो तो किसी सदिश को घटों के असंख्य जोड़ों में वियोजित किया जा सकता है। ये नोट करने वाली बात आपके सामने ये है कि यदि वे सदिश जिनमें सदिशों का वियोजन करना है, यदि
वे सदिश जिनमें हमें सदिशों का वियोजन करना है और निर्धारित ना हो, यदि निर्धारित ना हो कि किसी सदिश को घटकों के असंख्य जोड़ों में वियोजित किया जा सकता है, परंतु दिशाएं पूर्ण निर्धारित होने पर दिए गए सदिश का वियोजन कैसा होगा? अद्वितीय होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, परंतु दिशाएं पूर्व निर्धारित होने पर दिए गए सदिशों का वियोजन कैसा होगा? अद्वितीय होता है। ठीक है। अब यहां पर किसी सदिश का दी गई दिशाओं में दो घटकों में वियोजन कैसे करेंगे? ये वियोजन की बात समझ में आ गई। यानी सदिशों का वियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक सदिश को ठीक है, दो अथवा दो से अधिक भिन्न भिन्न दिशाओं में संलग्न दिशाओं में सदिशों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि उन सदिशों का संयुक्त प्रभाव दिए गए सदिश के तुल्य हो। जैसे हमारे पास एक वेक्टर मान लिया ए है ये, और दूसरा वेक्टर हमारे पास मान ली कौन सा वेक्टर है? वेक्टर हमारे पास क्या है? बी है। एक वेक्टर क्या है? बी है, और दूसरा वेक्टर क्या है? ए है। तो इसका परिणामी वेक्टर जो इन दोनों का करेगा, दोनों को वियोजित करेगा, एक वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर बी है, इसका हम मान लें क्या है? ए। तो इसका जो आर होगा, वो किसको हो जाएगा? ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। किसको हो जाएगा? ए प्लस बी के बराबर, यानी जो आर का मान होगा वो ए प्लस बी के बराबर। यही इन्होंने ये बात कही है कि सदिशों का वियोजन वह प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है, जिसमें किसी एक सदिश को दो अथवा दो से अधिक भिन्न भिन्न दिशाओं में संलग्न सदिशों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता हो कि उन सदिशों का संयुक्त प्रभाव दिए गए सदिश के कैसा हो? तुल्य हो। तो देखिए इन दोनों के तुल्य है तीसरा। ठीक। अब यहां पर हम बात करेंगे कि किसी सदिश को दी गई दिशाओं में कैसे हम व्यक्त करेंगे। इतनी बात तो आपको कंफर्म हो गई होगी, ठीक है, कि सदिशों का वियोजन क्या है? सदिशों का वियोजन सदिश के योग की विपरीत क्रिया, सदिशों के योग की विपरीत क्रिया होती है, ठीक है। और यह भी हमने बताया यदि वे दिशाएं जिसमें किसी सदिश का वियोजन करना है, ठीक, और निर्धारित ना हो कि किसी सदिश को घटकों के असंख्य जोड़ों में वियोजित किया जा सकता है, परंतु दिशाएं पूर्ण निर्धारित होने पर दिए गए सदिश का वियोजन अद्वितीय। इन्हीं बातों को ध्यान में आपको रखना है। अब बात आगे हम जो करेंगे इसमें वो करेंगे कि दिए गए सदिश में किस प्रकार वियोजित किया जाए। यहां से सवाल आपके बनते हैं, ठीक है, कि किसी सदिश का दी गई दिशाओं में दो घटकों में वियोजन कैसे। ये हम बात मान लिया, ठीक है, कि किसी सदिश का दो परिणामी वेक्टर आर है और उनके सदिश क्या है? ए और बी है, और दोनों हमें क्या ज्ञात करने हैं? दोनों में घटक ज्ञात करने हैं। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए हमने मान लिया वेक्टर हमारे पास क्या है? ए हो गया। मान लिया हमारे वेक्टर क्या ले लिया? बी ले लिया, और एक परिणामी वेक्टर में क्या मिल गया? आर। इतनी चीज तो सब समझ में आ गई। एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, और एक आर ले लिया, ठीक। हमने क्या करा, ठीक है, ओ से पी पे हमने एक वेक्टर ए खींचा, ओ से पी पर वेक्टर एक ले लिया हमने, कितना ले लिया? ए वेक्टर खींच लिया, ठीक। और इसी से हमने जो बी माना था, इसी को हमने वेक्टर ले लिया बी। कौन सा वेक्टर ले लिया? वेक्टर ले लिया बी। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब देखो हमने यहाँ पर इसका परिणामी वेक्टर बीच में ही होगा, इन दोनों का यही वियोजन का घटक कहलाएगा। तो ये हमने ले लिया बीच में आर,
ये कितना है R, यानी O बिंदु है ये और O बिंदु पर हमने ले लिए वेक्टर R। अब देखो इसको ये समांतर चतुर्भुज बनाएगा, इससे बनाएगा, बताओ बनाएगा नहीं बनाएगा? तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से इसमें हम क्या कहें? यदि सदिश योग का त्रिभुज नियम यहां पर हम लगाएं तो हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे यहां पर हम क्या कहेंगे बताओ? तो जो हमारा OQ है, यहां पर देखो OQ, ये हमारे पास O है और ये क्या है हमारे पास Q है। तो जो OQ है वो OP और OS के कैसे होगा? बराबर होगा। यानी त्रिभुज नियम से देखें तो OQ बराबर होगा हमारे पास OP प्लस के OS, बता। या PQ कह सकते हैं, PQ के क्या होगा? बराबर होगा। बोलो, यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो OP है ये वाली भुजा त्रिभुज नियम से, त्रिभुज यदि ये ट्रायंगल बनना है तो OP प्लस किसके हो जाएगा बताओ? PQ, किसके? PQ, तो ये वाली भुजा भी इसके बराबर होगी। जब बराबर होगी तो जितना कोण ये बनाएगा तो उतना ही कोण ये बनाएगा, उतना ही कोण ये बनाएगा। इसका मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। क्लियर हुई बात? हुई नहीं हुई बताओ? अब हमारे पास में पता है ये हमने कितना माना था? परिणामी वेक्टर R माना था और OP कितना है? A वेक्टर है और PQ कितना होगा? जब ये वेक्टर A है, बताओ, जब ये वेक्टर A है तो दूसरा जो हमारे पास जो है PQ और PQ जो बराबर होगी वो किसके हो जाएगी? OS के। तो ये वेक्टर किसको होगा? B के। और यही सदिशों का क्या है? वियोजन। यही सदिशों का क्या है? वियोजन। ठीक, यही सदिशों का क्या है? इतनी बात समझ में आपके आई हो? बताओ, इतनी बात तो क्लियर हुई? बोलो, इसमें तो कोई डॉट नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम बात आगे करेंगे इसमें। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम जो बात करने वाले हैं किसी सदिश का एक तलीय आयताकार घटकों में वियोजन कैसे करें। किसी की कोई बात समझ में नहीं आती हो, तुरंत तत्काल पूछने का प्रयास करें, पूछें। ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा और सॉल्व करने का प्रयास भी करें। ठीक है, देखिए किसी सदिशों का एक तलीय आयताकार घटकों में वियोजन हम कैसे करेंगे ये हमें देखना है। मान लिया हमारे पास एक तल है x और दूसरा तल जो है वो हमारे पास है y। एक तल हमने ले लिया कितना? x और दूसरा तल हमने ले लिया y। ठीक, हमने यहां पर कोई भी एक वेक्टर यहां तक खींच लिया P बिंदु पर O से AX, x एक्सिस पे लेंगे तो सदिश क्या हो जाएगा? A होगा। y पे लेंगे तो सदिश क्या होगा? y। यहां तक हमने मान लिया कितना है? A y लेंगे। ठीक, अब इन दोनों का परिणामी वेक्टर हमें यहां पर जो मिलेगा वो मान लीजिए यहां पर इसको इस तरह से हम डॉट डॉट दिखा, ये हमारे पास आएगा कुछ ऐसा होगा, ऐसा। ठीक, जब ये ए बाई है तो ये भी क्या होगा? ए बाई होगा, इसी के बराबर होगा। बोलो, जब ये ए एक्सिस पे है, ये ए बाई पे है तो इसका परिणामी वेक्टर कितना होगा? ए। सदिशा परिणामी ए बताया तो हमने कहा था इसको हम क्या लगाएंगे? वेक्टर ए, यानी ए एक्स और ए वाई को परिणामी में क्या मिलेगा? वेक्टर ए।
अब जो वेक्टर ये ए है वो दो घटकों में टूटा हुआ है, एक ए एक्स और इसके साथ ए वाई के साथ। बात समझ में आ गई? बोलो। मान लिया हमने ए एक्स अक्ष पर कोई थीटा कोण बना था, कितना कोण बना है? थीटा कोण के साथ, यानी जो ए एक्सिस है उसके साथ ही कितना कोण बना रहा हो? थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण, यही हमने आपको बताया। ठीक, तो यहाँ पर यदि इस ए की बात करें तो ये वेक्टर जो ए होगा वो किसके बराबर होगा? ए एक्स प्लस ए वाई। बोलो, इसी के बराबर तो होगा। बोलो, तो अभी आप जानते हो कि वेक्टर ए एक्स, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। हमने कहा था इस पर सदिश क्या होगा? आई होगा, और इस पर वेक्टर सदिश क्या होगा? जे होगा। होगा नहीं होगा? यानी इसके हम वेक्टर ए के बराबर क्या लिख सकते हैं? ए एक्स प्लस ए जे लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर तीसरा एक और होता जेड, तो यहाँ पर क्या लिख देते? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम कॉस थीटा का मान निकालें, इसका मान कॉस थीटा का मान, अब देखो जिसके साथ कोण बनाएगा वो हमेशा कॉस में टूटेगा और अदरवाइज साइन में। यदि यहाँ से इसके साथ ये कोण बना रहा है तो अभी हम यहाँ पर बताएंगे, तो ये ए कॉस में टूटेगा और इसके साथ टूटेगा तो ये साइन में टूटेगा। ठीक, फिलहाल हमें जैसे कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर आप जानते हो क्या होता है? आधार बटे कण। आधार बटे कण, तो आधार इसका कितना है? ए एक्स, और कण इसका कितना है? ए। यानी इसका मतलब ए एक्स अपॉन किसको हो जाएगा? एक। तो ए एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बता। तो ए एक्स बराबर हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? ए कॉस। अच्छा, यदि यहाँ पर ऐसे हमें साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कण। तो लंब कितना हमारे पास में? ए बाई, इसका लंब कितना है? ए बाई, ये तो लंब है ए बाई, और कण कितना है? ए। तो ये भी वेक्टर परिणामी वेक्टर क्या है? तो यहाँ भी ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम? बताओ। वो सॉरी, ए बाई बराबर है ए साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? ए साइन थीटा। बोलो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बोलो, ये तो लिखेंगे। अब यदि हम दोनों को जोड़ दें, किसको? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और बराबर किसके जोड़ देंगे? इसमें रखिए समीकरण 1 और 2 को हम दोनों को जोड़ देते हैं। इसको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बनेगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 2a स्क्वायर। बोलो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। ये हमारे पास क्या बनेगा? केवल ए स्क्वायर बच जाएगा। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बताओ। ए बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। इस तरह से क्या निकाल सकते हैं? इसका परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपकी। ठीक, कल इस पर कुछ हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे और कुछ इस पर एक टॉपिक और महत्वपूर्ण आपका जो बचा है कि किसी सदिश का त्रिविमीय आयताकार घटक हो, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कल उस पर हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक पर। फिर इससे संबंधित कुछ सवालों को हम आपको बताएंगे कि इस पर हम सवाल कैसे करेंगे। ठीक, तो आप चाहे हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए कि आपको इसका लाभ मिले। देखिए,
जो चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये इंटर, फर्स्ट ईयर, 9th इसमें तो आपको उपयोगी है ही उसके लिए तो, लेकिन ये कंपटीशन लेवल पर देखें तो उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। उस पर भी हम कुछ सवाल लेकर आएंगे। अभी मैं आपको बेसिक यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे, क्योंकि जब सवाल एक साथ कराएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे कराया, कैसे आंसर आया इसका। तो पहले छोटी छोटी बातों को सीखिए और दूसरों को सीखने का मौका भी आप दीजिए। तो क्लास को शेयर करते रहिए और जो हमारे चैनल के साथ ना जुड़े हों अभी तक, या जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हों, ठीक है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। इससे उन्हें बेनिफिट ये होगा कि जो भी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, या क्लास होगी, तो आपको टाइमिंग का पता चल जाएगा कि कितनी देर बाद क्लास होने वाली है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, फ्री में विदाउट कॉस्ट कुछ लेके आपको इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो इसलिए क्लास में जो लोग जुड़े हुए हमारे साथ में हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो ना जुड़े हो वो बाद में इस क्लास को, इस वीडियो को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अब मिलते हैं अगले दिन कुछ नए टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। बने रहिए शाम को 5 बजे, ठीक है। जब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।